बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो पढ़ना है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल। एक जनरल सा सेल कैसा होता है, ये बात हमने पढ़नी है। और इसके लिए हमें पता है कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी, पर हम एक जनरल से सेल को किस तरह स्टडी करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए, देखिए फर्ज किया हम एक सेल को स्टडी करते हैं और एक सेल के अंदर हमें जो थ्योरेटिकली बात पता है वो है कि सर उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। अब वो चाहे जोन सी भी मेम्ब्रेन हो, प्लांट सेल के अंदर कौन सी मेम्ब्रेन होती है, फर्ज किया प्लांट सेल के अंदर बाहर एक सेल वॉल होती है और उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है। और एनिमल सेल के अंदर ऐसा नहीं होता। एनिमल सेल, प्लांट सेल के अंदर ये नीले रंग की मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है, ठीक है। और एनिमल्स प्लांट सेल के अंदर ये बाहर जो चीज है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल जो है वो उसके इर्द कोई सेल वॉल नहीं होती। फिर हमें ये पता चला कि सर एक तो मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, दूसरा एक सेल के अंदर आमतौर पे न्यूक्लियस होता है। कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। हमें पता है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, ये सारी पुरानी बातें हैं। और एक यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस बेसिकली क्या चीज है, वो न्यूक्लियस बेसिकली एक हम कहेंगे जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। वो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे। ये एक जनरल सी मैं सारी बातें, यानी सेल के अंदर तीन चीजें होती हैं। सबसे पहली मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस और इनके दरमियान में एक तीसरी चीज होती है जिसको हम कहते हैं सेल का साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस समेत सारे के सारे ऑर्गेनल सेल के इसके अंदर होते हैं। ये तो हमें एक जनरल सा आइडिया हो गया कि एक सेल में क्या क्या, जनरल सेल में ये तीन बुनियादी चीजें होती हैं। अब वो सारे ऑर्गेनल्स कौन-कौन से हैं और उनको कैसे-कैसे पढ़ा जाता है। अब असल में सेल को हम लाइट माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप में हमें सेल के सारे स्ट्रक्चर्स, सारे ऑर्गेनल्स नजर नहीं आते। ये पंखा तो बंद कर दो, ठीक है। सारे स्ट्रक्चर्स और सारे ऑर्गेनल्स नजर नहीं आते, ठीक है जी। अब बात जो हमने करनी है वो ये है कि सर अगर हमने किसी ऑर्गेनल को इलेक्ट्रॉन, हमें लाइट माइक्रोस्कोप की बजाय फिर क्या पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हमने सेपरेटली किसी ऑर्गेनल को देखना है तो उस ऑर्गेनल को सेल से बाहर निकालना पड़ेगा। उसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसको हम आम जुबान में सेल फ्रैक्शनेशन कहते हैं। और ये जो असल काम है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा आसान है। और सेल फ्रैक्शनेशन या इसको इसकी बुनियाद पे इसके अंदर क्या काम होता है वो मैं अभी आपको बताता हूं। सेल फ्रैक्शनेशन में ये होता है, देखिए हमारे पास ये हमने किसी बंदे से, किसी जानवर से सेल्स ले लिए हैं। ये मुख्तलिफ सेल्स हैं, फर्क किया ये आपस में जुड़े हुए हैं, सही है। इन सारे सेल्स को पहले हम रगड़ के यानी इसको वो ब्लेंडर में होमोजेनाइज करते हैं। तो ये जो हमारे पास आ गया, हमने इसको क्या किया, होमोजेनाइजेशन। हमने होमोजेनाइज किया तो उससे जो हमारे पास फर्ज किया ये हमारे पास एक फ्लूइड आ गया, एक टेस्ट ट्यूब है और उसके अंदर ये जो चीज है इसमें सेल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सारे सेल्स, ये टिश्यू था, ये गोश्त का टुकड़ा था फर्ज किया, या एक ग्लैंड का टुकड़ा था, कुछ भी था, और ये उसके अंदर वो फ्लूइड आ गया सारे के सारे। हमने उसको ब्लेंड किया विद नॉर्मल सेलाइन या वाटर या कुछ भी, ठीक है। अब हमने इसमें सेल्स को फाड़ना है, उसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। मुख्तलिफ तरीकों में क्या, एक वो फर्क किया। अब हमने क्या करना है कि हमने बर्स्टिंग करवानी है। वो कैसे करवानी है ये हम पे डिपेंड करता है। बेटा एनिमल सेल को बर्स्टिंग इस तरह भी करवाई जा सकती है कि उसको किताब में ये बात नहीं लिखी हुई, फ्रीज था किया जाए बार बार, यानी उसको जमाया जाए, फिर उसको दोबारा से पिघलाया जाए, फिर जमाया जाए, फिर पिघलाया जाए। इससे क्या होगा कि उसकी मेम्ब्रेन ऐसी, उसके अंदर सुइयां बन जाएगी। बर्फ जब बनती है, नीडल्स बनती है, जब कोई चीज जमती है तो वो सुइयां बनेंगी और वो सेल्स को फाड़ देंगी और वो सारा कुछ लाएगा, सही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक नीडल मेथड भी होता है, यानी उसमें क्या होता है कि बेसिकली उसको जिस फ्लूइड में लगाते हैं उसको सोनिकेशन प्रोसीजर कहते हैं। या तो बिजली या फिर साउंड वेव्स। वो क्या करते हैं, वो एक छोटी सी ये वाली इसमें डाल के, इसमें वो एक प्रोब सी होती है, एक ऐसे नाली सी होती है, वो उसमें डाल देते हैं। वो इतनी वेव्स प्रोड्यूस करती है कि वो सारे सेल फट जाते हैं।
उनके अंदर सारा कुछ, उनके अंदर जो सेल्स के अंदर होता है वो सारा कुछ बाहर इसी के अंदर आ जाता है। यानी अब हमारे पास जो चीज आ गई है इससे वो क्या आई है, यानी ये हमारे पास एक ट्यूब है फर्ज किया, और इस ट्यूब के अंदर हमारे पास वो सारे सेल फट के उनके अंदर से सेल बस्टिंग होके, यानी हम कहेंगे ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्म इसके अंदर, और सारी मेम्ब्रेन के टुकड़े भी, सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। सही है। अब हमने फर्ज किया, आप चाहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ना, या आप चाहते हैं किसी और ऑर्गन राइबोसोम को पढ़ना, आप चाहते हैं किसी और ऑर्गेनल को पढ़ना, तो मुझे एक बात बताएं। अब हम क्या करेंगे, अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। इस बारे में तो आपको पता है कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आपको पता है। एक मशीन होती है बेटा, उसमें ट्यूब्स को जोड़ देते हैं इस तरह से और उसको घुमाते हैं। वो मशीन वो मुख्तलिफ तरह की होती है, 300 दफा घूमने के से लेकर वो 75,000 या इससे भी ज्यादा वाली होती है, 1 मिनट में इतनी बार घूम जाती है। मसलन 10,000 20,000 आरपीएम तक तो काम मैंने खुद किया हुआ है, और 15,000 20,000 आरपीएम पे सेल का डीएनए तक बाहर आ जाता है। सही है जी। तो आरपीएम का मतलब है रेवोल्यूशन पर मिनट। सही है। ये दो तरह की होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी बहुत ज्यादा अगर स्पीड से घुमाया जाए तो उसे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। ये मशीनें मिलती हैं बाजार, ठीक है, मार्केट में। अब क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन करी, सेंट्रीफ्यूज से असल में होता क्या है बेटा, सेंट्रीफ्यूज में मुझे एक बात बताएं, अगर हमारे पास यहाँ पे एक फ्लूइड, फर्ज किया ये एक फ्लूइड है, सेंट्रीफ्यूगेशन में करते क्या है, ये एक फ्लूइड हम लेते हैं, फर्ज किया वो फ्लूइड है सीजियम क्लोराइड, क्या है बेटा, सीजियम क्लोराइड, ठीक है, CaCl। ये एक सॉल्ट है, इसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं और उस सॉल्यूशन को इसमें डाल देते हैं। मैं वो सॉल्यूशन ब्लैक से बनाने लगा हूं आपके सामने, सिर्फ समझाने की खातिर। अब असल में ये डेंसिटी ग्रेडियंट है। डेंसिटी ग्रेडियंट से मुराद क्या होता है कि इसके इस पूरे के पूरे जो ये सॉल्ट है, इस जगह पे भारी है, इधर से लेकर इतना तक जो सॉल्यूशन है वो भारी है, इधर से लेकर इतना तक जो सॉल्यूशन है वो उससे हल्का है, इधर से लेकर इतना तक जो सॉल्यूशन है वो उससे भी हल्का है। यानी इसे कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट। जैसे जैसे आप इस ट्यूब में जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो डेंसिटी क्या होती जा रही है, डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है। इसे कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट। हम ट्यूब के अंदर ये डाल देते हैं। अब हम इसमें वो चीज डालेंगे, ये वाली, ये इसमें डाल दिया और इसको घुमाना शुरू किया। तो मुझे एक बात बताएं, जब आप किसी चीज को घुमाते हैं, फर्ज किया मैं एक रस्सी लूं और एक, आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं, रस्सी लूं और मैं उस रस्सी पे ये मार्कर को बांध के ऐसे घुमाऊं, ठीक है, और दूसरी साइड पे मैं रस्सी के ऊपर ये जूते को पकड़ के घुमाऊं, तो भारी क्या चीज है, तो ज्यादा दूर कौन सी चीज जाएगी, मेरे हाथ पे ज्यादा फोर्स किसकी वजह से आएगी, सही है। जो अगर मैं छोड़ दूं तो अगर बराबर में ऐसे जोर से स्पीड से बराबर में घुमाऊं तो जूता दूर गिरेगा कि मार्कर, जूता, समझ गए ना बात को। जो भारी चीज होती है, जब बेटा हम इसको घुमाते हैं ना, तो जो भारी ऑर्गेनल होते हैं सेल के वो नीचे चले जाते हैं। यानी हमारे पास पता लगता है कि यहाँ जब सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाती है तो हमारे पास जो शक्ल आती है वो कुछ इस तरह से आती है कि ये जो ट्यूब हमारे पास सेंट्रीफ्यूज से निकल के आई है, इस ट्यूब के अंदर यहाँ पे फर्ज किया छोटे साइज के, फर्ज किया यहाँ पे सारे राइबोसोम्स हैं, यहाँ पे कुछ एंडोप्लाज्मिक गोल्जी है, ठीक है, यहाँ पे और ऊपर वेसिकल्स आ गई, यहाँ पे माइटो, फर्क किया, समझ गए ना। यानी हर ऑर्गेनल अपने वजन के हिसाब से जहां उसकी डेंसिटी मैच कर जाती है वो वहां खड़ा हो जाता है। और यहाँ फिर हम उसके मुख्तलिफ यहाँ माइक्रोपाइपिटर होता है, एक छोटी सी नाली, उससे हम उतना सा हिस्सा निकाल लेते हैं साइड पे और हमें पता लग जाता है। यानी वो ट्यूब से सिर्फ उसको यहाँ तक लेके जाए, खींचते हैं तो उसमें सारे राइबोसोम साइड पे, इसको यहाँ से खींचा तो गोल्जी निकल आएंगे, यहाँ से खींचा तो माइटोकॉन्ड्रिया, समझिए ना बात को। इस तरीके से इसे कहते हैं सेल, ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है, और जो ये है इस टेक्निक पूरी को कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। सही है जी। अब इससे हमारे पास आ जाते हैं सेल्स, और सेल के अंदर ये तीन चीजें होती हैं, ये मैंने आपको बताया, और ऑर्गेनल सारे के सारे अलग अलग, और सारे ऑर्गेनल को हम इस चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। और उसके बाद एक थोड़ी सी बात रह गई थी, वो मैंने आपको पहले बता दी है वैसे,
कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, एक में न्यूक्लियस होता है, दूसरे में न्यूक्लियस वैसे इसमें होता है, इसमें एज सच न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन एक न्यूक्लियोइड की तरह की एक चीज पड़ी होती है, तो वो हम बताएंगे मैं आपको कि वो किस तरह का है। उसमें डीएनए का बना हुआ क्रोमोसोम होता है और वो सेल के दरमियान में पड़ा हुआ है। ये हम बात करेंगे जब हम डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट के 5-6 डिफरेंस है वो हम बात करेंगे उस टाइम पे। और रह गई बात अब हमने ये भी देख लिया कि सारा कुछ क्या है। अब हम एक्चुअली सेल की मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे, फिर हम उसके ऑर्गेनल्स में पहले न्यूक्लियस को और फिर सारे ऑर्गेनल्स को एक एक करके पढ़ेंगे, यानी अब पूरे सेल की स्ट्रक्चर हमें समझ आएगी। तो अब सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन। और आमतौर पे प्लांट सेल में एक बाहर एक चीज भी होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल को अभी हमने नहीं पढ़ा, तो हम सीधी सीधी बात पे जाते हैं, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा यहां तक समझ आ गई? कोई सवाल है तो पूछें प्लीज। यहां समझ आ गया? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? देखिए अब अगर हम सिंपल में आपके सामने डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा सर ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है ऑफ एनिमल सेल। और ये जनरल सी बात है, इन प्लांट्स इट इज सराउंडेड बाय द सेल वॉल। बड़ी नाजुक सी मेम्ब्रेन है, बड़ी जनरल सी मेम्ब्रेन है। लेकिन अब हम आते हैं, जब भी अब मैं तरतीब वाइज आपको पढ़ाना चाहूंगा। पहला पॉइंट ये था कि इसकी डिफाइन हल्का सा कर दिया। दूसरे नंबर पे हम कहेंगे सर इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो आम तौर पे याद रखिएगा कि इसके अंदर 40% के करीब लिपिड्स होते हैं, ठीक है। और लिपिड्स कौन से हमने पढ़े हुए हैं? फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स की स्ट्रक्चर तक आपने पढ़ी हुई सारी दूसरे चैप्टर में। और दूसरे नंबर पे इसमें तकरीबन प्रोटीन्स की तादाद कोई 55 से 60% होती है। और इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्लस मे बी कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा सा हो सकता है। इस तरीके से ये जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ठीक है। ये उसकी केमिकल कंपोजिशन है। मेन ये दो चीजें हैं। और अब हम देखेंगे कि ये दो चीजें किस तरह अरेंज हुई हुई हैं और स्ट्रक्चर, यानी अब हम बात करेंगे, ये तो हमने पढ़ लिया कि किस चीज की बनी हुई है, अब हमें देखना है कि कैसे बनी हुई है। तो अब तीसरा जो पॉइंट है दैट इज द स्ट्रक्चर। और याद रखें आपको, अगर आप रिवाइज करें अपना नॉलेज, जो हमने कहा था फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल, तो मैंने आपको कहा था कि फास्फोलिपिड भाई साहब इस तरह होते हैं कि उसका एक हेड होता है और उसकी एक टेल होती है, इस तरह की होती है, यानी इसके दो रीजन होते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें एक चीज होती है जिसको हम, यानी ये पता लग गया ना, फास्फोलिपिड ये है असल में बेटा, ये है, ये हेड जो है ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है। और जो टेल ये हमने वहां पढ़ा हुआ है हाइड्रोफिलिक, ये दूसरे चैप्टर के अंदर जहां पढ़ा। और ये क्या है? हाइड्रोफोबिक जो टेल है। अब हमने क्या करना है कि ये असल में इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसकी स्ट्रक्चर्स को दो मॉडल मशहूर पेश किए गए। इसके अलावा भी और भी लोगों ने मॉडल्स पेश किए, लेकिन दो इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं। पहले मॉडल को हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन, लेकिन ये मॉडल गलत साबित हो गया, ये इतना काबिल नहीं है, सही है जी। इसमें वो क्या कहता है? इसमें वो कहते ये हैं सर, ये जो लिपिड बाइलेयर है ये साइडों पे होती है और ना ये इन बिटवीन होती है, और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं वो इसकी साइडों पे होते हैं। यानी ये बात वो बता रहा है कि सर ये है जी प्रोटीन्स, ठीक है, और लिपिड बाइलेयर जो है वो इसके दरमियान में सैंडविच हुई है, ठीक है। और इसको हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। और सही समझ गए ना? वो क्या कह रहा है जी? ये क्या है? लिपिड बाइलेयर, ये क्या है? प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स द लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच्ड इन बिटवीन द प्रोटीन्स। सो इसको यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। सारी मेम्ब्रेन जी इस तरह की है, लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। जब इसको देखा गया तो इट इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू। अब आते हैं कि एक नया मॉडल जो इंटरेस्टिंग है और वो है जी दैट इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है कि जो है ना लिपिड बाइलेयर, असल में वो इस तरह फ्लूइडिटी देती है मेम्ब्रेन को, यानी वो बेसिकली मेम्ब्रेन का मेजर पार्ट है। मेजर पार्ट से मुराद है यानी मेन लेयर वो है, प्रोटीन उसके अंदर कहीं कहीं एम्बेडेड है। उसने तो कहा ना प्रोटीन भी बराबर है और ये भी इस तरह से है, हालांकि प्रोटीन ज्यादा है लेकिन जगह ज्यादा लिपिड्स में नहीं है, ठीक है जी। तो वो कहता है कि ये फर्ज किया ये लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर एक्चुअली इज द मेन लेयर व्हिच गिव्स फ्लूइडिटी टू द मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मैं बस पूरा समझ ले पा गया, ठीक है। और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कहीं कहीं दरमियान में इस तरह मौजूद हैं, एम्बेडेड हैं, स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं मोज़ेक मैनर में, समझ गए ना बात को। फर्ज किया ये भी एक प्रोटीन है, समझ रहे हैं ना बात को। यानी ये ऐसी मेम्ब्रेन जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, इस तरह ये प्रोटीन्स हैं, इस तरह ये एक प्रोटीन है फर्ज किया। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड आर डिस्पर्स्ड, हमको ये क्या कहेगा जी लिपिड बाइलेयर प्रोवाइड्स fluidity to the membrane and protein molecules are embedded and dispersed in the mosaic manner, बिखरे हुए हैं उसके अंदर, ठीक है। ये इसके दो पॉइंट्स आपको समझ आ गए। एंड तीसरी चीज इसमें एक्स्ट्रा भी है, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चाहे वो प्रोटीन, ये फर्क है, ये कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट किया ये प्रोटीन के साथ जुड़े हुए थे, तो ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, याद है कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल में एग्जांपल दी थी मैंने। और ये लिपिड्स के साथ जुड़े हो तो इन्हें ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। तो ये इस तरह से ये आपस में साथ साथ जुड़े हुए, मैंने सिर्फ एग्जांपल्स के लिए समझाने के लिए इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनाई, सही है। तो क्या हुआ कि जो फ्लूइड जो मेम्ब्रेन प्लाज्मा जो लिपिड बाइलेयर प्रोवाइड्स द फ्लूइडिटी टू द मेम्ब्रेन and protein molecules are embedded in the and dispersed in the mosaic manner in the tag cell, and small amount of carbohydrates either attached to the lipids or the protein is either also attached। अब आखिरी जो बात हमने आज पढ़नी है वो है सर इसका, यानी हमने पहले पढ़ा इसका इसकी डेफिनेशन एक तरह से, फिर हमने कहा इसकी कंपोजिशन क्या है, फिर स्ट्रक्चर के दोनों मॉडल पढ़े, और अब हम कहते हैं सर इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन में आपको मैं याद रखें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि जो भी सेल के अंदर आएगा वो भी इस मेम्ब्रेन से गुजर के आएगा, ठीक है। फर्ज किया ये है, ठीक है, और जो भी इससे बाहर जाएगा वो भी इस मेम्ब्रेन से गुजरेगा। तो ये मेम्ब्रेन ऐसी नहीं है कि सारी चीजें याद है तो सारी चीजें चली जाएंगी, नो, इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मुझे एक बात बताएं कि अगर अकेडमी के दरवाजे के बाहर, ठीक है, एक गार्ड खड़ा है और वो किसी को आने देता है किसी को नहीं आने देता, तो अंदर कौन कौन से लोग होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? गार्ड, ठीक है। ये मेम्ब्रेन गार्ड है जो कुछ सेमी परमिएबल का मतलब है कुछ चीजों को व्हिच अलाउ सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट एंड स्टॉप द अदर्स। दिस इज कॉल्ड एज द सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब आप कहते हैं सर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो फिर अगर मैं इसको इस तरह फ्रेज करूं इंग्लिश में कि इट कंट्रोल्स द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल, तो क्या बात गलत होगी? नहीं, ये सेल के अंदर की कंपोजिशन को कंट्रोल करती है। व्हाटएवर टू गो आउटसाइड, व्हाटएवर टू गो इनसाइड, वो इसी से ही पता लगता है, सही है। उसके अलावा इस दूसरा फंक्शन इसका है ये इट आल्सो कैरीज and transmits chemical and even chemical के अलावा nervous messages भी, यानी nerve impulses, chemical messages and nerve impulses ये इससे होती है, बिल्कुल सही। वो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर इंपल्स जाती है ना, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। अब आपसे बात आते हैं सर इसमें से जो चीजें गुजरती हैं वो किन किन तरीकों से गुजर सकती हैं और कौन कौन सी चीजें इसमें से गुजर सकती हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं गुजर सकती। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो याद रखिएगा बच्चों, नंबर 1 लिपिड सॉल्युबल, ऐसी चीजें जो लिपिड में हल हो जाती हैं वो आराम से यहां से आएंगी और यहां सेल के अंदर चली जाएंगी, और अगर बाहर भी
भी जाना हो तो आराम से इस तरह निकल जाती है। सही है। जो चीजें लिपिड में सॉल्युबल है, जो चीजें लिपिड में सॉल्युबल नहीं है, या आयंस है, या फिर उनके ऊपर कोई चार्ज है, आयंस है, या उनका साइज इस तरह का है, उनके लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए जाते हैं। पहला तरीका क्या होगा, फर्स्ट किया पहला तरीका जो है यानी लिपिड सॉल्युबल तो फ्रीली, फिर वाटर भी आराम से, यानी फिर दूसरा तरीका है डिफ्यूजन। लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस भी डिफ्यूजन के जरिए अंदर आती या जाती है। फिर जो चीजें नहीं जा सकती उनके लिए एक दूसरा तरीका है जिसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये इस तरह से है कि एक बंदा जिसने फीस भरी है वो तो अंदर आ जाए, और एक जिसने फीस नहीं भरी फर्क किया वो क्या करे कि वो बाहर अंदर, अब गार्ड उसको अंदर नहीं आने देगा, लेकिन उसके यानी उसके ऊपर कोई चार्ज है या वो उसका साइज बड़ा है, दरवाजे से एंटर नहीं हो रहा, ठीक है, फर्क किया। तो अब क्या किया जाता है कि ऐसे बंदे के लिए कोई 2-3 बंदे पकड़ेंगे और उसको अंदर ले आएंगे, या कोई टीचर बाहर से आकर यार इसने फीस दी थी चलो इसको आने दो। ये है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी ऐसी डिफ्यूजन कि उसने अंदर तो आना है लेकिन वो आ नहीं सकता, ठीक है। जब वो आ नहीं सकता तो उसके लिए फिर कोई ना कोई प्रोटीन, यानी ये जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स हैं, जो चीज यहां से नहीं आ सकती आराम से, उसको ये प्रोटीन पकड़ के अंदर फेंक देते हैं और अंदर से बाहर फेंक देते हैं। इसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी एसिड। अच्छा याद रखिएगा, डिफ्यूजन एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। डिफ्यूजन क्या है, चीजों के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अगर कोई चीज अंदर कम है, बाहर से अंदर आना है, वो तो नॉर्मली आ जाएगी, और अगर नहीं आ सकती साइज की वजह से, चार्ज की वजह से, तो ये प्रोटीन उसको अंदर ले आएंगे। इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें भी कोई खर्चा नहीं लगता, समझ आ गई बात। लेकिन अब तीसरी जो चीज है वो क्या है, फर्क किया। अभी इस कमरे के अंदर पहले लोग भरे पड़े हैं, तो अब आपने अंदर आना है तो आपको धक्का लगाना पड़ेगा, आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना पड़ेगा। पहले ही ज्यादा है फिर आपको मजीद आना पड़ेगा, सही। इसको हम कहते हैं द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यानी बेटा अगर आराम से चीजें आ रही हैं तो ये डिफ्यूजन है, और अगर इसके जरिए आ रही हैं तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, और अगर चीजें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आएगी तो उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी पहले वो चीज अंदर ज्यादा है फिर भी प्रोटीन पकड़ के उसको अंदर खींच रहे हैं, तो उन प्रोटीन्स को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब बेटा समझ आ रही है ना। अब लास्ट जो बात है वो ये है, कुछ चीजें बहुत ही बड़ी होती हैं तो उनको लेके आना है, तो वो क्या होता है, ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इस तरह से मुड़ती है, पर किया ये ऐसे, ये चीजें अंदर आ जाना है, तो मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे मुड़ेगी, वो चीज अंदर आ जाएगी और बाद में ये जुड़ जाएगी। इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है सारा 9th में भी, इसलिए यहाँ पढ़ाने की जरूरत नहीं, ठीक है। और इसी तरह बाहर निकलना है तो भी मेम्ब्रेन को अंदर से, मेम्ब्रेन को थोड़ा सा फाड़ के बाहर निकल लेंगे और मेम्ब्रेन को थोड़ा सा टुकड़ा भी ले लेंगे, इसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। बल्कि मटेरियल अंदर या आउट। तो ये है जी सारा कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इसको आपने पढ़ना है, इसमें कोई सवाल हो तो मुझसे प्लीज पूछें।